हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ ध्वनि तरंगें साउंड वेव। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय वेस्ट करते हुए। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ये 3 टाइप की होती हैं। पहली जो होती है अपसृप तरंगें होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। दूसरी श्रप तरंगें, तीसरी पराश्रप तरंगें जिसे अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। श्रप तरंगों को ऑडिबल वेव्स बोलते हैं। ये 3 टाइप्स की होती हैं दोस्तों। आइए समझते हैं इनको डेफिनेशन के साथ। दोस्तों, परश्रव तरंगें यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स वे तरंगें होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते। ये तरंगें हमें सुनाई नहीं देती हैं। दोस्तों, ये तरंगें हमें सुनाई नहीं देती हैं। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। वो जैसे कि भू खिसलन, यानी कि जब कहीं भूमि का खिसलन हो रहा है, भूमि कहीं पे गिर जाती है टूट, तो वहाँ पे हमें ये इनकी धुनाई सुनाई नहीं देती है। ज्वालामुखी का फटना, हमारे हृदय की गति की आवाज़, धड़कन की आवाज़, ये जो होती है वो अपसृत तरंगें होती हैं। ये हमें सुनाई नहीं देती हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। आइए समझते हैं अगली तरंग को। ऑडिबल वेव्स यानी कि श्रव्य तरंगें, ये हमें सुनाई देती हैं। दोस्तों, ये हमें सुनाई देती है। इनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होती है। नेक्स्ट है हमारा पराश्रव तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये भी हमें सुनाई नहीं देती है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। बीस हजार हर्ट्ज से अधिक होती है। इन्हें हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, सोनिक वेव्स को हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, कुछ जानवर सुन सकते हैं। दोस्तों, इनकी जो आवृत्ति होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए इनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा कम होती है। और इनकी जो ऊर्जा स्तर होता है वो भी अधिक होती है। ऊर्जा भी अधिक होती है इनके अंदर। दोस्तों, इनको पराश्रव तरंगों को पहली बार डाल्टन की सीटी के द्वारा पता लगाया गया था। दोस्तों, इसके कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि समुद्र की गहराई को पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डॉक्टर्स कैंसर या ट्यूमर का पता लगाने के लिए इनका यूज करते हैं। और इसका संकेत देने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने ये सारे यूजेस लिख रखे हैं कि समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, दूध से हानिकारक जीवाणु नष्ट करने में, जीवों की कोशिका नष्ट करने में, संकेत भेजने में, चिकित्सा में। दोस्तों, पराश्रव तरंगें, इनकी आवृत्ति उच्च होती है, ऊर्जा भी उच्च होती है। ठीक है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है। जब आवृत्ति इनकी अधिक होती है तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए इन्हें पत्रिकृण पुंज से भी गुजारा जा सकता है और इन्हें दूर तक भेजा जा सकता है। इसलिए इनका यूज सोनार काम करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव से ही काम करता है। समुद्र में गहराई का पता लगाने के लिए हम इनका यूज करते हैं, क्योंकि एक पतलीकृत पुंज से गुजारी जा सकती है और दूर तक भेजा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। दोस्तों, ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि
अलग अलग मीडिएटर में अलग अलग चाल होती है इसकी। ध्वनि की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न हो सकती है। B इक्वल टू अंडर रूट E अपॉन डी। ई यहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक है, डी घनत्व है। तो दोस्तों इससे हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल वो डिपेंड करती है किसी माध्यम के, ध्वनि की चाल डिपेंड करती है किसी माध्यम के घनत्व तथा प्रत्यास्थता पर निर्भर रहती है। यहाँ से पता चल रहा है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो किसी माध्यम के घनत्व तथा प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। बी इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन डी। अगर घनत्व कम होगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी और यदि घनत्व अधिक होगा तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला से बी इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन डी। डी यहाँ पे घनत्व है, अगर घनत्व कम होगा किसी माध्यम का तो हमारी और प्रत्यास्थता अधिक होगी तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, और यदि हमारा घनत्व अधिक हो जाएगा तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। यानी ध्वनि की चाल साउंड की स्पीड पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब आप चाहे माध्यम का बढ़ा लो या घटा दो, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है तथा ताप घटाने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। यानी कि ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी माध्यम का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दें तो उसकी चाल में 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड में वृद्धि हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम किसी माध्यम का ताप बढ़ा देंगे तो उसकी ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, और उसका तापमान अगर घटा देंगे तो ध्वनि की चाल घट जाएगी। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की जो स्पीड है उसमें 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है चाल में। दोस्तों जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारी ध्वनि की चाल होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों जब आवृत्ति की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। दोस्तों जो हमारी नमी युक्त वायु होती है, नमी युक्त वायु, उसका घनत्व शुष्क वायु से कम होता है। दोस्तों जो नमी युक्त वायु होती है उसका घनत्व शुष्क युक्त वायु के घनत्व से कम होता है। भी लिखवाया था बी इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन डी। ई यहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक, डी यहाँ पे घनत्व है। तो दोस्तों आपको फॉर्मूले से पता चल रहा होगा कि अगर हम किसी माध्यम का घनत्व कम होगा तो उसकी चाल मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नमी युक्त जो वायु है उसका घनत्व कम है शुष्क युक्त वायु का के घनत्व से। तो दोस्तों इन दोनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किसमें इस ध्वनि की स्पीड ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है नमी युक्त वायु में ध्वनि की स्पीड अधिक होगी, तो क्योंकि इसका घनत्व कम है। तो नमी युक्त वायु यानी कि जो नम वायु होती है उसमें ध्वनि की चाल
अधिक होगी। कट्टा वॉरियर। ध्वनि की चाल माध्यम अगर ठोस है तो सबसे मैक्सिमम होगी सॉलिड में। लिक्विड है, उसके बाद लिक्विड सबसे कम गैस में। यानी कि जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा ठोस में पाई जाती है, और जो हमारा सबसे कम ध्वनि की चाल होती है वो गैस में होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। इस क्वेश्चन से कभी कभी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें दे रखा होगा कि कोई एक एल्युमिनियम है, दूसरी कोई आपको गैस दे रखी होगी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो भी है, नाइट्रोजन दे रखी होगी, तीसरी आपको दे रखा होगा कि पानी वाटर, चौथा दे रखा होगा आपको नन ऑफ दीज। पूछेगा कि इन चारों में सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल है किस में होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में होगी, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम हमारा ठोस पदार्थ है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में, उसके बाद ध्वनि द्रव में, उसके बाद गैस में। सबसे कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर अगर कोई विस्फोट हो जाता है तो उसकी आवाज़ हमें कितने समय बाद पृथ्वी पर सुनाई देगी। दोस्तों जो मून है, चंद्रमा है, आपको पता होगा चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, वहाँ पे निर्वात है, और ध्वनि जो है निर्वात में चल नहीं सकती है। तो वहाँ पे अगर कोई चंद्रमा पे, ये चंद्रमा है, अगर चंद्रमा पे कोई विस्फोट हो जाता है तो पृथ्वी है ये, तो पृथ्वी पे वो कभी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो ध्वनि है उसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम, मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वहाँ चंद्रमा पे कोई मीडिएटर नहीं होता, वहाँ पे निर्वात होता है, इसलिए ध्वनि कभी निर्वात में चल नहीं सकती है। इसलिए चंद्रमा पे कोई विस्फोट होता है तो वो हमें सुनाई नहीं देता है, या कहें तो वहाँ पे अंतरिक्ष यात्री जब आपस में बात करते हैं वो भी एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ निर्वात नहीं है और ध्वनि निर्वात में चल नहीं सकती है। वहाँ निर्वात है और ध्वनि निर्वात में चल नहीं सकती है। वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकंड, जल में H2O में जल में 1493 मीटर पर सेकंड, आयरन Fe यानी कि लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड, तथा एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे आगे मैं ध्वनि की गुड प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।